हेलो स्टूडेंट्स, अभी पिछले वीडियो में हमने जीडीपी कैलकुलेशन के प्रोडक्ट मेथड के बारे में जानकारी ली थी। अब आइए इस वीडियो में हम जीडीपी कैलकुलेशन के इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये हमने पहले भी देखा था, सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ फर्म है और हाउस होल्ड है, और उनके बीच में जो इंटरप्ले होता है उसके वजह से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है और हाउस होल्ड्स के द्वारा जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुहैया कराया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है, जिसके एवज में उन्हें हाउस होल्ड्स को फर्म्स के द्वारा इनकम की पेमेंट होती है। जो पेमेंट्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इनकम के रूप में हाउस होल्ड्स को जाती है, और गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे हाउस होल्ड्स के द्वारा कंज्यूम किए जा रहे हैं और उस पे उनका एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये हमने देखा था, पहले भी हम पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज भी इस वीडियो में इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड पे नजर डालेंगे। यहाँ पर जो एजम्पशन है वो ये अज्यूम किया जा रहा है कि जितना फर्म्स के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है उस कम्युनिटी में, वो सारा का सारा हाउस होल्ड्स के द्वारा कंज्यूम कर लिया जा रहा है यहाँ पर। और इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कंज्यूम हो रहा है, और साथ ही उसके अलावा प्रोडक्शन के एवज में जो फैक्टर ऑफ पेमेंट्स को पेमेंट हो रही है, यानी जो लेबर को वेज दिया जा रहा है, लैंडलॉर्ड को जो रेंट दिया जा रहा है, कैपिटल जिसने प्रोवाइड कराया है उससे जो इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है, और जो इंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट है, वो ये सारी जो है जिसे हम इनकम के तौर पर यहाँ देख रहे हैं कि वो इनकम के तौर पे फर्म्स से हाउस होल्ड्स को जा रही है, वो इनकम सारा का सारा एक्सपेंडिचर स्पेंड कर दिया जाता है क्या चीज पे, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है फर्म्स के द्वारा। तो ये इन जो भी इनकम है वो सारा एक्सपेंडिचर में तब्दील होकर के फर्म्स को चला जाता है, और फिर फर्म्स आगे फिर प्रोडक्शन जारी रखती है, फिर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर किया जाता है, फिर से जो पेमेंट होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो इनकम के रूप में हाउस होल्ड्स को जाती है, और हाउस होल्ड्स फिर से एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए। अब यहाँ पर चूंकि ये टू सेक्टर सिंपल इकोनॉमी है, तो यहाँ पे क्या अज्यूम किया जाता है, यहाँ पे ये अज्यूम किया जाता है कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं पेमेंट हो रही है। साथ में ये भी अज्यूम किया जा रहा है कि कोई भी सेविंग्स नहीं है, कोई भी सेविंग्स नहीं की जा रही है, यानी जो भी इनकम हो रहा है वो सब स्पेंड कर दिया जा रहा है। तो ये जो अजम्पशन है, इस अजम्पशन को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी अजम्पशन के बेसिस पे फिर हम इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड पे नजर डालेंगे। अब अभी हमने एजम्पशंस को देखा कि हमारे एक सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या एजम्पशंस हैं। तो उसी सीरीज में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जैसा अभी हमने पहले भी देखा था कि इनकम जितनी भी हो रही है वो सारा का सारा स्पेंड कर दिया जा रहा है, यानी इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर के बराबर है। जो भी इनकम हो रही है वो सारा का सारा एक्सपेंड हो जा रहा है क्या चीजों पे, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसके कंजम्पशन में। तो इसमें एक जो बात निकल करके आती है, अगर ऐसा सच है तो फिर ये इसके बेसिस पे ये अज्यूम करना स्वाभाविक होगा कि जितनी भी वो इनकम हो रही है वो सारा इनकम जो है फर्म्स को यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के सेल से जितनी भी इनकम हो रही है वो सारा का सारा इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट में चला जा रहा है। और वो पेमेंट क्या चीज की हो रही है, जो लेबर है उसे वेजेस दिया जा रहा है, इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जा रहा है, और जो जिसने कैपिटल प्रोवाइड कराया है, जिसने कैपिटल दिया है उसे उसके लिए इंटरेस्ट अर्निंग हो रही है, और जो लैंडलॉर्ड है जिसने जमीन या बिल्डिंग उपलब्ध कराई है उसे रेंट दिया जा रहा है। यानी जो भी फर्म का इनकम हो रहा है क्या चीज से, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज के सेल से, वो इनकम सारा का सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट के रूप में, और वो पेमेंट किस फॉर्म में जाती है, वेजेस, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट एंड रेंट्स के रूप में चली जा रही है। हमने ये भी अज्यूम किया है कि इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर के बराबर है,
यानी जो भी इनकम हो रही है वो सारा का सारा एक्सपेंड कर दिया जा रहा है हाउस होल्ड्स के द्वारा कंजम्पशन में। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके ये पता चलता है कि जो भी जीडीपी का कैलकुलेट जो जो जीडीपी होगी उस कम्युनिटी की, उस इकोनॉमी की, वो क्या होगी? वो ग्रॉस वैल्यू होगी क्या चीज की? वेजेस की, प्रॉफिट की, इंटरेस्ट की और रेंट की। क्या चीज की होगी? वेजेस की होगी, प्रॉफिट की होगी, इंटरेस्ट की होगी, रेंट की होगी। ठीक है, ध्यान रखिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट की चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये इनकम है क्या चीज का? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? लेबर, साथ में इंटरप्रेन्योर, फिर जो कैपिटल दे रहा है और जो लैंडलॉर्ड है जिसे रेंट दिया जा रहा है जमीन या बिल्डिंग के लिए। तो ये जो नेशनल लेवल पे, पूरे कम्युनिटी के लेवल पे, पूरे इकोनॉमी के लेवल पे WP इन IN एंड R, इंटरेस्ट को हम IN से शो कर रहे हैं, यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो है मिल करके हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता है। यानी कि जीडीपी को हम ये ले सकते हैं, जीडीपी या ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है हर साल इकोनॉमी में टोटल, वो क्या है? सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ W प्लस P प्लस इन IN प्लस R, यानी वेज प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट। तो ये हमारा इनकम मेथड है। बस इनकम मेथड में हमें ध्यान में रखना है कि ये चार चीजें जो इनकम होती है किसकी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसका अगर हम सम टोटल ले लें तो वो हमारे उस इकोनॉमी का, उस कम्युनिटी का, उस कंट्री का ग्रॉस वैल्यू एडिशन यानी कि जीडीपी कंसीडर किया जाता है। हमारे कंट्री में भी, इंडिया में जो जो मोस्ट हाईलाइटेड मेजर है नेशनल इनकम, वो जीडीपी होता है एट दी फैक्टर कॉस्ट। इसे हम बाद में जानेंगे, फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, उसे भी हम इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन वीडियो के अंत में। उसके पहले आइए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा मेथड है एक एक्सपेंडिचर मेथड, वो हम देखते हैं कि वो क्या है। तो अभी हमने पहले देखा था, जो सबसे पहले हमने मेथड कैलकुलेशन का, जीडीपी के कैलकुलेशन का देखा था, वो था प्रोडक्ट मेथड। उसके बाद हमने देखा इनकम मेथड अभी अभी। अब हम ये जो तीसरा मेथड और अंतिम मेथड देख रहे हैं वो है एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करते हैं? आपको याद होगा कि प्रोडक्ट मेथड में जो प्रोडक्शन साइड से, यानी जो प्रोड्यूस हो रहा था उसके साइड से हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है? हम डिमांड साइड का, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन साइड का नहीं बल्कि प्रोडक्ट के डिमांड साइड को कंसीडर करते हैं जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए। यानी जितनी डिमांड होगी उस डिमांड के बेसिस पे हम इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जितने भी इस किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी इकोनॉमी में जितने भी फर्म्स हैं उनके द्वारा जितना भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोड्यूस क्या किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? डिमांड को फुलफिल करने के लिए। उस कम्युनिटी में या उस इकोनॉमी में जो भी टोटल डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, उस डिमांड साइड से उस डिमांड को हम कैलकुलेट करते हैं, उस डिमांड के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और वो हमारा जो है डिमांड पे जो जितना टोटल एक्सपेंडिचर होता है, उस एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने से वो हमारा जीडीपी का वैल्यू निकल आएगा, और इस मेथड को हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तो अब ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किनके द्वारा कंज्यूम किए जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है वो, उस पर एक नजर डालते हैं। क्योंकि वो अगर हम जान लें तो उसके माध्यम से हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा ये जीडीपी कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब जो भी किसी भी कम्युनिटी या इकोनॉमी में जो भी फर्म, जितने भी फर्म्स हैं, वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किनके द्वारा कहाँ कंज्यूम किया जा रहा है? तो कुछ तो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो हाउस होल्ड्स के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है। हाउस होल्ड्स कंज्यूम करती है, जैसे हम और आप हो गए, वो कंज्यूम करते हैं, उस पे फर्म का एक्सपेंडिचर होता है। इसे हम क्या सी से डिनोट करते हैं। जो हाउस होल्ड्स के द्वारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, किया जा रहा है, और क्या हाउस होल्ड्स के द्वारा जो कंज्यूम किया जा रहा है उसे हम सी से डिनोट करते हैं। तो फर्म्स जो एक्सपेंड कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उसका एक हिस्सा हाउस होल्ड्स को जा रहा है, जो कि सी के द्वारा यहाँ बताया दिखाया जा रहा है।
दूसरा, कुछ दूसरे फर्म्स भी जो हैं वो भी खरीदेंगे प्रोडक्ट्स को। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने यहाँ मशीनरी चेंज करनी है, मशीनरी को रिप्लेस करना है, वियर एंड टियर होता है, उसे चेंज करना रहता है, उन सब चीजों को, कुछ रॉ मटेरियल पे, इन सब पे भी इस पे एक्सपेंडिचर होता है। तो जो फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें से हम सिर्फ फाइनल, ध्यान रखिए, सिर्फ फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को लेते हैं जो दूसरे फर्म्स कर रहे हैं। क्या चीज पे? कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म डिनोटेड बाय आई, यानी मशीनरी के लिए जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सारे जो उस कम्युनिटी में, इकोनॉमी में जो दूसरे फर्म्स मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए या नई मशीनरी लगाने के लिए जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में भी के द्वारा भी कंज्यूम होता है, और इसे ये आई से हम डिनोट करते हैं। तो फर्म्स जो प्रोड्यूस कर रही है वो दूसरे फर्म्स के द्वारा भी कंज्यूम किया जाता है, और ये जो प्रोडक्शन का हिस्सा है वो हम इसे आई से शो करते हैं। तो एक हिस्सा तो हाउस होल्ड्स के द्वारा कंज्यूम किया गया, वो सी के द्वारा डिनोट हुआ। एक हिस्सा फर्म्स के द्वारा जो कंज्यूम किया गया, वो उसे हम आई के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। कुछ जो है प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज, वो गवर्नमेंट के द्वारा भी कंज्यूम की जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को आपने देखा होगा इतने कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगी रहती है। कहीं पे रोड बन रहे होते हैं, कहीं पे मार्केट बन रहा होता है, कहीं पे गवर्नमेंट फ्लैट्स भी बना करके बेचती है, कहीं पे फ्लाईओवर, ब्रिज, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। तो ये जो भी है इन गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर, वो कहीं ना कहीं तो फर्म्स के द्वारा ही इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो फर्म्स उन प्रोडक्ट्स को भी प्रोड्यूस करने में स्पेंड कर रही है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है। तो इस हिस्से को, इस पूरे प्रोडक्शन के हिस्से को हम, जिस पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, उसे हम जी के द्वारा डिनोट करते हैं, जी के द्वारा शो करते हैं। अब आप ये देखिए कि कुछ एक्सपोर्ट भी होता है इसमें। अगर हम ये इस हिसाब से देखें कंजम्पशन के माध्यम से, तो कंजम्पशन जो इकोनॉमी के अंदर में, वो तीन चीजें हो गई, सी प्लस आई प्लस जी। अगर थ्री सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट है और फर्म्स है और हाउस होल्ड है, तो सी प्लस आई जी प्लस जी, ये तीन चीजें हो गई जो हमें जीडीपी को बताती हैं। तो अगर हम इन सभी को जोड़ लें, इनका सम टोटल ले लें, सी प्लस आई प्लस जी, तो ये जीडीपी को बताएगी। लेकिन इसमें और एक काम क्या होता है, क्योंकि जो फर्म्स के द्वारा कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो उस प्रोडक्शन में वो खर्च कर रही है, वो विदेशियों के द्वारा, दूसरे कंट्रीज में जो लोग हैं उनके द्वारा इंपोर्ट किया जा रहा है, यानी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है, उससे भी कुछ इनकम हो रही है। तो उसे हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, अगर हम इसे देखें तो हमारा फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में, जहां पे कि इंटरनेशनल ट्रेड भी हो रहा है गवर्नमेंट के साथ साथ, तो पहले तो हाउस होल्ड और फर्म थी, तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट आ गया, चौथा सेक्टर इंटरनेशनल ट्रेड का आ गया। तो ये जब ओपन इकोनॉमी में, फोर्थ सेक्टर है ओपन इकोनॉमी में, हम देखते हैं तो जीडीपी हमें ऐसे इस फॉर्मूले से मिल सकता है। यानी अगर हम जोड़ दें हाउस होल्ड कंजम्पशन को, फर्म्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर को, प्लस एक्सपोर्ट जो हो रहा है उसे, तो ये सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स का फॉर्मूला बनता है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हम कुछ इंपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट पे भी फर्म्स का खर्च होता है। तो जो इंपोर्ट किया जा रहा है वो खर्च जो हो रहा है वो बाहर जा रहा है, तो वो उसे हम अगर हटा दें तो जी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये फॉर्मूला फिर जीडीपी का बनता है। यानी सी हाउस होल्ड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स यानी एक्सपोर्ट से इनकम माइनस इंपोर्ट पे जो खर्च है। तो ये सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हमारा जो जीडीपी का फॉर्मूला है, ये एक्सपेंडिचर मेथड के तहत, यानी डिमांड साइड से अगर हम देखें तो डिमांड साइड से प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड साइड से ये जीडीपी जो है फिर हम सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के फॉर्मूला से निकालते हैं। अभी जो मैंने बताया था बीच में कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइसेस को भी हम देखेंगे कि मार्केट कॉस्ट या फैक्टर क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है। तो देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ना, फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है। यानी फैक्टर कॉस्ट क्या इंक्लूड करता है,
ओनली द पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो लेबर को, जो एंटरप्रेन्योर को, जो लैंडलॉर्ड को और जो कैपिटल के मालिक को, जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उसे जो पेमेंट की जा रही है, तो जो पेमेंट हो रही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, वो सिर्फ कॉस्ट को इंक्लूड करता है, फैक्टर कॉस्ट। ये क्या नहीं इंक्लूड करता है? इट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स और सब्सिडीज, यानी गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है या गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। देखिए, गवर्नमेंट जब टैक्स लगाएगी, तो अगर मान लीजिए हमारे जो हमने कोई गुड्स प्रोड्यूस की, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में अगर हमारा खर्च आया 100 रुपए का, तो गवर्नमेंट उस पे जो टैक्स लगाती है, आज हमने देखा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी लगता है। उसके दो हिस्से भी होते हैं, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा होता है, उन दोनों को जोड़ करके जीएसटी बनता है। तो 100 रुपए पे अगर वो 20 रुपए का 20% टैक्स लग जाता है, तो उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ करके 120 रुपए हो जाती है, और तब कंज्यूमर के द्वारा वो खरीदा जाता है 120 रुपए में। और अगर उस पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे, यानी एक हिस्सा खर्च का गवर्नमेंट उठा ले, तो मान लीजिए कि वो कहती है कि उस प्रोडक्ट पे वो 10 रुपए सब्सिडी देगी, यानी अपने तरफ से 10 रुपए देगी, मतलब कि अगर एक यूनिट उसका बिकेगा, तो उस एक यूनिट में उस के कीमत के एवज में वो गवर्नमेंट कंपनी को, फैक्ट्री को, फर्म को 10 रुपए देगी। तो 120 रुपए से वो घट करके 10 रुपए अगर हम उसमें घटा देंगे, तो वो घट करके उसकी कीमत 120 माइनस 10 यानी 110 रुपए रह जाती है। तो ये फर्क पड़ता है टैक्स और सब्सिडी से। तो जब हम टैक्स और सब्सिडी नहीं इंक्लूड करते हैं, सिर्फ वो हिस्सा लेते हैं जो कि पेमेंट किया जा रहा है, और किसे किया जा रहा है? फर्म्स के द्वारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो उसे हम फैक्टर कॉस्ट पे कहते हैं। तो जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट, और दूसरा होता है मार्केट कॉस्ट। अब मार्केट प्राइसेस क्या है, मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइसेस क्या है? कि फैक्टर कॉस्ट में जब हम टोटल टैक्स जो गवर्नमेंट के द्वारा, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं और माइनस करते हैं टोटल सब्सिडी को। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों? क्योंकि वो टैक्स फर्म्स पे कर रही है, और वो फर्म्स जो है कलेक्ट कर रही है कंज्यूमर से, इसलिए हम उसे डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट सीधा यूजर पे, यानी कंज्यूमर पे, यानी इनकम जो सैलरी अर्नर है उस पे जो लगा रही है, जो वेज अर्नर है उस पे, जो जिसका इनकम हो रहा है, जिसने इनकम अर्न किया, उस पे जो टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट लगता है, उसे हम डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। और जो टैक्सेस, जैसे जीएसटी का भी मैंने एग्जांपल दिया, चूंकि वो फर्म्स कलेक्ट करती है और फर्म्स हमसे कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट को हमारे बिहाफ पे पे करती है, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट में टोटल इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे और उसमें से माइनस करेंगे टोटल सब्सिडी को, तो हमारा ये आ जाता है मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इसे हम कहते हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से सब्सिडी को हम माइनस करते हैं, उसे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कहते हैं। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में अगर हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स जितनी लग रही है हमारे प्रोडक्ट पे, उससे जो हमने सब्सिडी, गवर्नमेंट की सब्सिडी अगर है तो, अगर सब्सिडी नहीं है तो सब्सिडी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा वही नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाएगा। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देने से हमें जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस मिलती है। अब यहीं पर एक बात उठती है कि भाई ये जीएनपी क्या है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो एक बात समझने की है, पहले भी हमने चर्चा की थी इस पे दूसरे वीडियो में, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो तो मेजर करता है एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, यानी एक कम्युनिटी के अंदर में, एक इकोनॉमी के अंदर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका एग्रीगेट वैल्यू, ठीक है, ये करता है। लेकिन आप ये मान करके चलिए कि कुछ जो हमारे सिटीजन हैं, जो हमारे लोग हैं, जो दूसरे कंट्रीज में भी रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर जो कुछ लोग हमारे यहाँ से लोग यूएसए में रह रहे हैं, वो वहां पर भी तो वेज अर्न कर रहे होंगे, और उसे यूएस जीडीपी में इंक्लूड किया जा रहा है, यूएस के जीडीपी में। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि उसमें जो है वहां पर जो रह रहे हैं लोग यूएसए में और जो इनकम अर्न कर रहे हैं,
क्योंकि वो यहाँ के ही सिटीजन है, तो उसकी अर्निंग को, उनकी अर्निंग को हम यहाँ इंडिया के जीडीपी में इंक्लूड कर सकें। और साथ में ही ये भी बात होती है कि फिर अगर ऐसा है तो फिर दूसरे कंट्रीज के लोग भी यही करेंगे। तो मान लीजिए कि दूसरे कंट्री के कुछ लोग, मान लीजिए कि जैसे रेडमी मोबाइल कंपनी जो है, उसमें चाइना के कुछ लोग आकर के, चाइना के सिटीजन यहाँ आकर के रहते हैं और उसमें काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो इनकम अर्न की जा रही है वो वापस चाइना में जाएगी। कुछ पार्ट उसका चलिए यहाँ पे खर्च होता है खाने पीने में, बट अदरवाइज तो एक मेजर हिस्सा है वो वापस चाइना को जाता है, तो वो चाइना अपने जीडीपी में इंक्लूड करेगी वहां पे। तो अगर हम ये जो है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लें, तो यानी कि जो हमारे सिटीजन बाहर में रह करके, दूसरे कंट्रीज में रह करके इनकम अर्न कर रहे हैं, उसे हम जोड़ लें, और जो दूसरे कंट्रीज के लोग हमारे यहाँ रह करके इनकम अर्न कर रहे हैं और वापस भेज रहे हैं, उसे घटा दें, तो ये जो है, ये जोड़ने और घटाने के बाद जो हमें टोटल मिलता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक और नेशनल में अंतर क्या हो गया? डोमेस्टिक तो सिर्फ ये है कि जो एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर में, कम्युनिटी के बाउंड्री के अंदर में, इकोनॉमी के बाउंड्री के अंदर में जो भी सारा कुछ प्रोडक्शन हो रहा है उसका एग्रीगेट वैल्यू है जीडीपी, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जब हम इसे नेशनल प्रोडक्ट करते हैं, यानी डोमेस्टिक से नेशनल तक का सफर करने के लिए फिर क्या करना पड़ता है? जो इंडिया के सिटीजन बाहर में रह करके इनकम अर्न कर रहे हैं उसे हम जोड़ते हैं, और जो दूसरे कंट्रीज के सिटीजन हमारे यहाँ इंडिया में रह करके इनकम अर्न कर रहे हैं उसे माइनस करते हैं। तो ऐसा जोड़ जो है वो हमें नेशनल प्रोडक्ट की का कैलकुलेशन देता है, उसे हम जीएनपी कहते हैं। यानी कि जीएनपी विल बी इक्वल टू जीडीपी प्लस क्या है? फैक्टर इनकम अर्नड बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो लोग बाहर में रहे हैं, जो बाहर में रह रहे हैं, उनके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, इंडिया से बाहर, उनके द्वारा जो इनकम अर्न किया जा रहा है उसे जोड़ दे रहे हैं, और जो बाहर के यानी दूसरे देशों के लोग हमारे यहाँ रह करके इनकम अर्न कर रहे हैं उसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, और इसे हम एन फीफा के नाम से कहते हैं। तो जीएनपी विल बी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, नेट इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या हुआ है? इसे जब हम हमारे यहाँ के लोग जो अर्न कर रहे हैं बाहर में, उसमें से माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? जो विदेश के लोग, विदेशी जो यहाँ पे रह करके अर्न कर रहे हैं वो माइनस हो जाता है। तो वो जब माइनस हो जाता है तो उसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कहते हैं। तो ये होता है जीएनपी विल बी इक्वल टू ऑलवेज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसे एनफीफा भी कहते हैं या नफीफा भी कहते हैं शॉर्ट में। अब दूसरी जो बात आती है वो ग्रॉस और नेशनल के बीच में के अंदर के बीच में डिफरेंस की बात आती है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब जैसा आपने पहले देखा था कि ग्रॉस और नेशनल के बीच में अंतर वो होता है जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। यानी अगर ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो वो नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जीएनपी को एनएनपी पे कन्वर्ट करने के लिए जीएनपी से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो जीएनपी एनएनपी वो एनएनपी में बदल जाएगा। तो एनएनपी विल बी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एनएनपी का कैलकुलेशन या जीएनपी का कैलकुलेशन मिल रहा है वो मार्केट प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या है वो अभी हमने देखा था। तो इसे हम अगर फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है हमें, तो फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? जो मार्केट प्राइस पे वैल्यू आ रही है जीएनपी या एनएनपी की, उसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं। तो जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं एनएनपी से, तो वो एनएनपी जो है मार्केट प्राइस में जो था वो वैल्यू चेंज होकर के एनएनपी फैक्ट पे की जो वैल्यू है वो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाती है। यानी एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स जो लग रही है उसमें से सब्सिडी माइनस करेंगे तो हमें ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलेगा। और जब हम एनएनपी एट मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तो हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है। एनएनपी
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम के नाम से भी बुलाते हैं, NI, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जब भी हम बोलते हैं तो क्या मतलब होता है उसका? उसका मतलब होता है NNP, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और यहीं पे एक चीज और भी ध्यान से देख लें कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी एक व्यक्ति का जो डिस्पोजेबल इनकम, हाथ में उसमें जो डिस्पोज करने लायक इनकम है, उसका क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है पर्सनल इनकम। जितनी भी पर्सनल इनकम हो रही है उसमें से पर्सनल जो टैक्स पेमेंट होती है, यानी जो डायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं वो जो टैक्स पे किया जा रहा है, और जो दूसरे तरीके के कुछ नॉन टैक्स पेमेंट्स हैं, नॉन टैक्स पेमेंट्स हम फिर अलग से जानेंगे कि क्या है। मतलब टैक्स के अलावा जो भी कुछ दूसरे पेमेंट की जा रही है गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट से रिलेटेड बॉडीज को, वो नॉन टैक्स पेमेंट्स में आती है। तो नॉन टैक्स पेमेंट्स को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि GDP का कैलकुलेशन कैसे हो सकता है। तो मान लीजिए कि एक कम्युनिटी में, एक इकोनॉमी में मनमीत है, वो स्पेंड करती है 200 रुपए क्या चीज पे? टू बाई सम डिनर फॉर हर हस्बैंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कंजम्पशन क्या हो रहा है? राइज कर रहा है। कितने से? 200 रुपए से। तो हमारा GDP क्या होगा? 200 रुपए से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा है किसी फूड कंपनी के द्वारा, वो उसके लिए वो खरीदा जा रहा है। और ये क्या है? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का, यानी C का एग्जाम्पल है। तो C यहाँ पे बढ़ रहा है, इसलिए कंजम्पशन बढ़ रही है हाउस होल्ड की, इसलिए ये GDP हमारा बढ़ रहा है। तो हम जब भी कुछ भी किसी रेस्तरां में जाते हैं, ढाबे में जाते हैं, या कहीं पर किसी फूड जॉइंट में जाते हैं और खर्च करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके द्वारा GDP में बढ़ोतरी की जा रही है ना। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए सोनम का है, उसने 38,000 रुपए 38,000 खर्च किए। क्या चीज में? न्यू लैपटॉप के लिए। नया लैपटॉप उसने खरीदा। और क्या चीज के लिए खरीदा? घर पे वो इंस्टाग्राम या ट्विटर के लिए नहीं, या घर पे वो अपने पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि अपने सैलून के बिजनेस के लिए। तो वो बिजनेस में काम होगा, तो वो उसे इनकम जनरेट करने में, इनकम अर्न करने में मदद करेगा। अब लैपटॉप कहाँ बना था? वो बना था मलेशिया में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर वो मलेशिया में बना था तो इसका मतलब है उसे इंपोर्ट किया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रही है इन 38,000 से, लेकिन नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो फॉल कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एक्सपोर्ट मान लीजिए 100 रुपए ही था और इंपोर्ट पहले 25 रुपए था, लेकिन वो बढ़ करके 35 रुपए हो गया या 40 रुपए हो गया, तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या होगा? नेट एक्सपोर्ट्स तो घट जाएगी ना। पहले 100 रुपए से 20 रुपए हम माइनस कर रहे थे, अभी हम 20 रुपए के बजाय, 25 रुपए के बजाय 35 या 40 रुपए माइनस करेंगे, तो हमारे हाथ में कितने रह जाते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। पहले 75 या 80 हो रहा था। तो इस वजह से जब हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और वो क्या है? वो इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है। इन्वेस्टमेंट क्यों है? ये इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि वो बिजनेस में यूज करेगी, वो घर पे नहीं यूज करेगी। घर पे यूज होता तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल होता, यानी C के अंदर में कैलकुलेट होता, लेकिन अभी ये इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट हो, चलिए जो भी कहा, जहां भी कैलकुलेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी फिलहाल के लिए ये समझना जरूरी है कि हमने जब भी इंपोर्टेड गुड खरीदा तो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स फॉल कर जाता है, लेकिन GDP हमारा अनचेंज्ड रहता है। क्यों? क्योंकि वो तो पैसा बाहर जा रहा है। नेट एक्सपोर्ट्स फॉल कर रहा है, लेकिन वो पैसा बाहर जा रहा है। हमारे यहाँ के प्रोडक्शन में, हमारे यहाँ के GDP में उससे बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अब एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। रीमा, उसने स्पेंड किया क्या चीज पे? 42,000 रुपीज खर्च किया। क्या चीज पे? कंप्यूटर पे, टू यूज इन हर बिजनेस। चलिए ये भी एक इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है। अब उसने कहाँ से खरीदा था? इसने खरीदा था Amazon से, और वो लास्ट ईयर का मॉडल है। लास्ट ईयर का मतलब कि वो पिछले साल प्रोड्यूस किया गया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? करंट GDP एंड इन्वेस्टमेंट डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर वॉज बिल्ट लास्ट ईयर, उसे पिछले साल का प्रोडक्शन है, उसे पिछले साल उसे GDP के कैलकुलेशन में जोड़ लिया गया होगा। तो जब जोड़ लिया गया है तो फिर इस साल अगर पिछले साल का कोई बचा हुआ स्टॉक हम खरीद रहे हैं, तो चूंकि वो कैलकुलेशन पिछले साल के
उसकी जो वैल्यू है वो पिछले साल के कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर ली गई है, इसलिए इस साल में उसके वजह से, इस परचेज की वजह से जीडीपी या इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अब मान लीजिए कि फोर्ड मोटर्स है वो बनाती है क्या, गाड़ियां बनाती है, कार बनाती है ₹500 मिलियन के वैल्यू की, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर क्या है, सिर्फ 470 मिलियन की वैल्यू की गाड़ी उनसे खरीदते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब कंज्यूमर खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंजम्पशन इज राइजिंग बाय 470 मिलियन रुपीस, तो उतना बढ़ जा रहा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब क्या हो रहा है, बाकी जो है वो इन्वेंट्री के रूप में, फिनिश्ड गुड्स के रूप में फोर्ड मोटर्स के पास रहेगी उसके स्टॉक में, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जा रही है 30 मिलियन से। तो इस वजह से जीडीपी जो है वो 500 मिलियन से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सी में भी बढ़ोतरी हुई, प्लस आई में भी, इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये सी प्लस आई में बढ़ोतरी की वजह से हमारा जीडीपी जो है वो 500 मिलियन रुपीस से बढ़ जाता है। तो अभी हमने ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए, उन एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से हम जीडी, हमारा जो एक्सपेंडिचर है या जो हमारे द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है या किसी और के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है किसी चीज में, तो उसे हम किस तरीके से जीडीपी के कैलकुलेशन में जोड़ सकते हैं, या और उससे जीडीपी कितनी बढ़ेगी या उतनी की नहीं बढ़ेगी, यानी कि उतनी ही की रह जाएगी। चलिए ये इस वीडियो के अंत में एक नजर डाल लेते हैं जीडीपी एंड इकोनॉमिक वेलबीइंग पे। एक तो बात ये जरूर है कि रियल जीडीपी जो है पर कैपिटा, यानी कि हर एक पर इंडिविजुअल, इट इज द मेन इंडिकेटर ऑफ द एवरेज पर्सन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी किसी कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा, यानी पर कैपिटा से मतलब होता है पर इंडिविजुअल। अगर मान लीजिए कि बहुत अधिक है तो वो एक इंडिकेटर होता है कि वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, क्योंकि अगर जीडीपी यानी कि इनकम अधिक होगी, पर्सनल डिस्पोजेबल नेशनल इनकम अधिक होगी, तो ये माना जाता है कि ज्यादातर लोगों की, मैं क्यों कह रहा हूँ ज्यादातर लोगों की, क्योंकि इस पे हम बाद में दूसरे वीडियो पे चर्चा करेंगे, सभी की नहीं, ज्यादातर लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अधिक होगी। और अगर इनकम अधिक होगी तो ये अज्यूम किया जाता है कि कंजम्पशन, डिमांड अधिक होगी, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये माना जाता है कि अच्छा होगा। लेकिन ये जीडीपी जो है कई चीजों पे नजर नहीं डालती है, और वो किन चीजों पे उससे हमें वो मेजरमेंट नहीं मिलता है, वो यह है कि क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि वहाँ के एनवायरनमेंट, जब एनवायरनमेंट की बात करें तो वहाँ का के एनवायरनमेंट में कितना पॉल्यूशन है, क्या है एनवायरनमेंट की, क्या स्थिति है, उसका हमें पता नहीं चलता है। जैसे आज होता है ना कि बहुत ज्यादा फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके वहां पर धुआं धुआं सा छाया रहता है, तो आप देख भी रहे हैं कि दिवाली में पटाखे मत चलाओ, दूसरे मौके पे पटाखे नहीं चलाओ, ये सब बातें भी होती हैं। तो हो सकता है कि किसी कंट्री में, जैसे कहा जाता है कि चाइना में अगर आप जाएं तो चाइना में जीडीपी तो बहुत हाई हो गई है प्रोडक्शन की वजह से, सभी लोगों की इनकम भी काफी हाई है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी इम्प्रूव हो गई है, जो पहले 25-30 साल पहले हुआ करते थे उसके मुकाबले। लेकिन वहां पे पॉल्यूशन बहुत है एनवायरनमेंट में, तो पॉल्यूशन बहुत है तो उसके वजह से हमारी सेहत पे कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता ही है उसका। दूसरा, लीजर टाइम कितना मिल रहा है लोगों को, तो ये जो है जीडीपी हमें ये चीज की का आइडिया नहीं देती है कि लोगों को लीजर टाइम, अगर कुछ लोग, ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे में 16 घंटे काम में ही लगे हुए हैं और उसके बाद उनके पास इंटरटेनमेंट के लिए, पर्सनल इंटरटेनमेंट के लिए या फैमिली लाइफ के लिए कोई टाइम नहीं बचता है। तीसरा जो पॉइंट है जो जीडीपी नहीं मेजर करता है वो है नॉन मार्केट एक्टिविटी, यानी कि चाइल्ड केयर जो एक पेरेंट प्रोवाइड करता है, या और दूसरे इस तरीके की एक्टिविटीज। तो इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज है वो जीडीपी हमें नहीं बताती है वहां के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। फिर जो दूसरा है वो है इक्विटेबल, अंतिम पॉइंट वो ये है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अभी मैंने ये कहा था ना इसी पॉइंट की शुरुआत में कि अगर जीडीपी अधिक होगी तो ये अज्यूम किया जाता है कि ज्यादातर लोगों की इनकम अधिक होगी। क्यों मैंने कहा था कि सभी लोगों की क्यों नहीं, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्विटेबल होगा तभी सभी लोगों की इनकम अधिक हो सकती है, यदि उस कंट्री का जीडीपी हाई है तो। और अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा क्या मतलब है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा ये मतलब है कि जो भी इनकम हो रही है वो सभी लोगों को लगभग लगभग इक्वली, जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उसके बराबर उन्हें मिल रहा है।
लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कारण है जिसके वजह से नहीं होता है, उस पे हम बाद में उन कारणों पे दूसरे किसी वीडियो पे नजर डालेंगे। अभी ये मानकर चलें कि जीडीपी जो है हमें कंट्री की इनकम या लोगों की एक पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के रूप में के बारे में आइडिया तो देता है, लेकिन उस कंट्री में कितना ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, उसका आइडिया हमें नहीं मिलता है। तो ये कुछ तीन चार पॉइंट है जिसके बारे में जीडीपी हमें नहीं बताती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक वेलबींग और का हमें पता नहीं चलता है जीडीपी के माध्यम से। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए हो गई क्योंकि इसमें हमने दो मेथड, अलग-अलग मेथड्स को, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड पर नजर डाला। साथ ही हमने नेशनल और डोमेस्टिक के डिफरेंस के बीच का अंतर भी देखा, हमने ग्रॉस और नेट के बीच का अंतर देखा, हमने फैक्टर प्राइस और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का अंतर जानने की कोशिश की। तो ये चूंकि, और उसके अलावा हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए, तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। लेकिन अदरवाइज बाकी सारी वीडियो तो जैसा आपने देखा है कि मेरी बहुत ज्यादा छोटी होती है। ओके, थैंक यू।